जो बाजार में मूड माहौल सुधरा है पंकज जैन साहब, वो कितना टिकाऊ आपको लग रहा है? नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखो, मैं इसको इस चीज में समराइज करूंगा, जैसे कि एक तो फील गुड फैक्टर डेफिनेटली मार्केट में इंप्रूव हुआ है, और मार्केट में अगर हम देखें पिछले 15 दिन में 3-4 जो चेंजेस आए हैं मार्केट में हुआ है। एक तो गवर्नमेंट ने जो ये FCNRE डिपॉजिट्स की जो स्कीम निकाली थी, आई थिंक काफी एनकरेजिंग स्कीम है। इससे काफी एक फील गुड फैक्टर आया है और काफी रुपये को स्टेबिलिटी मिली, और ये माना जा रहा है कि काफी अच्छा फंड्स मॉप अप हो सकते हैं अगले कुछ महीनों में इस स्कीम में। और इसको लेके एक बैंक्स में काफी स्टेबिलिटी आएगी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में काफी स्टेबिलिटी आएगी, और सबसे बड़ा रुपी डॉलर में स्टेबिलिटी आएगी। तो दैट हैज बीन वन फील गुड फैक्टर। उसके बाद ये जो MOU साइन हुआ है, ठीक है, एक फ्रेजाइल ट्रूस है बिटवीन US एंड ईरान, एंड वी आर बैक टू व्हाट वी वर अबाउट फ्यू मंथ्स बैक, जो था कि भाई ठीक है, हॉर्मूज कंडीशंस के साथ खुला हुआ है, क्रूड इज बैक टू 72-73। रादर अब क्रूड के साथ ऐसी बातें आ रही हैं कि क्रूड कुड फॉल डाउन मच इन अ मच बिगर वे, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए आज से 5-6 महीने पहले ईरान का क्रूड मार्केट में नहीं था, वेनेजुएला का क्रूड मार्केट में नहीं था, और जो ये वॉर हुई उससे जो काफी देशों ने अपने जो एक जो यूज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उस पर जो कुछ एक कदम उठाए, उससे थोड़े से कंजम्पशन में भी असर आया। सो यू नेवर नो, वन ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस क्रूड कुड सेटल डाउन मच बिलो 70 ऑल्सो, अगर ईरान और US में दोबारा से टेंशन नहीं होते। बट दैट इज अ वेरी फ्रेजाइल टूल्स, और मेरे को लगता है कि ये छोटी मोटी दिक्कतें चलती रहेंगी। बट मार्केट में एक ये भी धारणा है कि नवंबर में जब प्रेसिडेंट ट्रंप या US में एक जो मिड टर्म पोल्स आ रहे हैं, कि नवंबर तक कम से कम एटलीस्ट ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस नवंबर तक कम से कम कोई बड़ा नेगेटिव फैक्टर या बड़ी टेंशन या बड़ा दोबारा से एनी काइंड ऑफ वायलेंस बीच में नहीं आना चाहिए। सो आई थिंक तो लेट्स टेक इट वीक बाय वीक, लेट्स टेक इट मंथ बाय मंथ। तो मेरे को लगता है कि यहां से लेके अगले कुछ एक महीने तक मार्केट में काफी डिसेंट फील गुड फैक्टर है। उसी को लेके अगर हम देखें, जो हमारे अपने भी इन हाउस भी या बाहर के भी जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स या फंडल एक्सपर्ट्स वगैरह की बात करें, इंस्पाइट की Q1 में रिजल्ट्स में चैलेंजेस आ सकते हैं, कुछ ऐसी एक काफी धारणाएं आ रही हैं कि मार्केट कुड बी हेडिंग टू लेवल्स क्लोजर टू 25,500, 26,000 ऑन अ निफ्टी। सो दैट ऑगर्स वेरी वेल। बट इसके अंदर सिर्फ ये देखने वाली बात है, वन विल हैव टू रियलाइज कि कौन से सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स नहीं परफॉर्म कर रहे। सो ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि मार्केट में फील गुड फैक्टर वापिस आया है। और उसकी एक ऑन अ लाइटर साइड यू कुड से, जब आज हम क्लोजिंग कर रहे थे, आई थिंक जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे साथ हैं, उनमें इस चीज का ज्यादा एक रोष था कि कल मार्केट बंद है, मे बी वी आर लूजिंग अपॉर्चुनिटी टू नहीं होगा। बट आई थिंक कम बैक, ट्रेडर्स कम बैक टू द ओनली होप एंड फंड्स की एक्टिविटी, ठीक है, अपनी एक्टिविटी, सेलिंग एक्टिविटी और फैक्टर मार्केट में वापस आया। कितना सस्टेनेबल है, कितना आगे तक जाता है, वक्त बतलाएगा। बट आई थिंक वी आर मोर ऑप्टिमिस्टिक ऑन मार्केट रादर देन बीइंग टॉकिंग अबाउट स्टैग्नेशन और पेसिमिज्म इन द मार्केट। बिल्कुल आपने सही कहा, जब मार्केट में पैसा बन रहा हो तो लोगों को तो घड़ी जो है बड़ी तेज से चल रही होती है, और जब पैसा डूब रहा होता है तो घड़ी थमती हुई रह जाती है। तो ये लोगों को रहता है कि बाजार थोड़ा देर और खुला रहा है, फिर जल्दी बंद हो जाए। लेकिन एक सवाल आप ही से पूछूं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। पंकज जैन साहब, अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक पे आऊँ, तो कच्चे तेल का गिरना ब्याज दर से रिलेशन को देखते हुए आपके हिसाब से कौन से सेक्टर को एक अच्छा बूस्ट यहां से मिलता हुआ दिख रहा है? देखो लक्ष्मण जी, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आई थिंक सबसे सीधा डायरेक्ट असर जो एक इंटरेस्ट ड्रिवन फैक्टर्स हैं, जो अगर हम बात करें, बिल्कुल डायरेक्ट बात करें, आई थिंक बैंकिंग सेक्टर शुड रिजवाइज, जो कि एक थम्स अप हम देखने को मिल रहा है। NBFC सेक्टर शुड रिजवाइज, और जो एक मार्केट में एक आज से कुछ हफ्ते पहले ऐसे लग रहा था कि वी आर एक्टिवली हेडिंग टुवर्ड्स rise in interest rate kind of a scenario rather than any cutting down of interest rate, मेरे को लगता है कि उस चीज को बढ़ावा मिलता है। RBI गवर्नर तो खैर पहले भी कह रहे थे कि आई एम इन नो हरी टू, या देयर इज नो एक्टिव टॉक्स ऑफ इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट,
बट तो मेरे को लगता है उस चीज को बढ़ावा मिलता है। और जिस तरह से हम देख रहे थे रैपिडली हमारी करेंसी गिरे जा रही थी, क्लोजर टू 97 आ गई थी, उस चीज में काफी स्टेबिलिटी देखने को मिली और ये माना जा रहा है कि उसमें और स्टेबिलिटी मिलेगी। रादर आई बीन टॉकिंग टू फ्यू पर्सन्स हु आर बेस्ड इन गल्फ एंड आउटसाइड, जो ये 3 से 5 साल की जो FCNR स्कीम लगाई है, मैंने कहा इसमें जो सारा जो रुपी डेप्रिसिएशन का जो हिट अगर होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगेगा। बट देयर इज अ टॉक कि इट में सो हैपन कि नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स आर रुपी में स्ट्रेंथन अ बिट और गवर्नमेंट को ज्यादा हिट ना लगे, जो जिस तरह के अब हम आगे इकोनॉमी फोर्सी कर रहे हैं। सो आई थिंक दोज आर वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। बट मेरे को लगता है जो आपने कहा कि इस चीज का सबसे डायरेक्ट असर मेरे को लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स पे है, NBFC स्टॉक्स पे है, रियल एस्टेट स्टॉक्स पे है एंड ओवरऑल इकोनॉमी पे आई थिंक पड़ना चाहिए। एंड वंस FIs को भी रियलाइज होता है कि आर इकोनॉमी इज बैक टू द पाथ ऑफ ग्रोथ, क्रूड का जो असर था अब पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। मॉनसून इज द ओनली फैक्टर। अगर मॉनसून जिस तरह से मॉनसून ने अब वेस्टर्न रीजन में दस्तक दे दी है, दिल्ली में भी अब छोटी मोटी बारिश देखने को मिल रही है, दैट इज एडिंग टू द फील गुड फैक्टर ऑफ द लॉन्गर वीकेंड। सो आई थिंक दिस इज वन सेक्टर जिसमें डायरेक्टली असर होगा। उसके अलावा देर आर 3, 4, 5 एक्टिव सेक्टर जहां पर हम देख रहे हैं लोगों का अच्छा पैसा बन रहा है। और उन सेक्टर्स में जो एक सबसे बड़ा एक कॉमन चीज है अपार्ट फ्रॉम द ग्रोथ इज वन ऑफ द कॉमन फैक्टर, उन सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है अच्छी कंपनी में। उसके अलावा दो सेक्टर्स आर नॉट लार्ज कैप सेक्टर्स जहां पर अगर हम देख रहे हैं FIs की जो एक डैम्पनेस आ रही है, जो FIs की सेलिंग आ रही है विच टेंड्स टू डैम्पन द स्पिरिट, वो लार्ज कैप स्टॉक्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हो, चाहे वो बैंकिंग स्टॉक्स हो, चाहे वो NBFC स्टॉक्स हो या बड़े ऑटोमोबाइल स्टॉक्स हो। आई थिंक वहां पर हम देख रहे हैं एंड दैट इज द रीजन। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस की भी देखें तो लार्ज कैप फंड्स हैव नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग इन लास्ट 12 months और 18 months, बट मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, दे आर बैक इनटू एक्टिविटी। कुछ मिड कैप फंड्स तो अपने 52 वीक हाई के आसपास पहुंच गए हैं। सो दैट इज द रीजन। उसका रीजन कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं, इट इज टू बी सीन, क्योंकि लार्ज स्टॉक्स में FI सेलर हैं तो वहां पर डैम्पनेस आ जाती है। बट गुड मिड कैप जहां पर सेक्टर्स में अच्छे हैं वहां पर अच्छा पैसा बन रहा है एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू गाइड आवर क्लाइंट्स। तो दो चीजें आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कही। पहली बात तो कि अगर ब्याज दर बढ़ने की संभावना कम हो जाती है, खत्म होती है, तो बैंकिंग सेक्टर, NBFC सेक्टर यहाँ पे काफी ज्यादा रौनक लौटेगी। और दूसरा, लार्ज कैप से FI जा रहे हैं तो मिड कैप में अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। गौरांग शाह साहब, पहला सवाल कि अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो मैं देख भी रहा हूं पिछले कई दिनों से बैंकिंग सेक्टर में अच्छी खासी रौनक है और इस बार प्राइवेट बैंकों ने ज्यादा इसको लीड करना शुरू किया है। आप कहां स्कोप देख रहे हैं? लक्ष्मण जी, देखिए, मैंने हर बार जब कभी भी हम हमारे चैनल CNBC आवाज पर आते हैं या फिर सहयोगी चैनल CNBC बाजार या CNBC TV 18 पर आते हैं तो हमने बहुत स्पष्ट रूप से एक बात रखी है सामने कि अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और आपके पास एक पोर्टफोलियो है तो उस पोर्टफोलियो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जो है वो वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए, जहां पर सक्षम और मजबूत चुनिंदा सरकारी बैंक, उसी तर्क पर निजी क्षेत्र की बैंक और उसी तर्क पर NBFCs। देखिए, एक विचारधारा हमारी ये है कि अगर जो नीतियां सरकार ने सामने रखी हैं और जिस प्रकार से विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत जो पूरी दुनिया से आयात करता था वो आने वाले भविष्य में निर्यात करेगा, ये सब करने के लिए विदेशी मुद्रा को हमारे देश में FDI के रूप द्वारा आने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। और उस परिस्थिति में मेरा ये मानना है दो क्षेत्र की बहुत ही अनिवार्य होगा योगदान देना। पहला तो है वित्तीय क्षेत्र और दूसरा है ऊर्जा क्षेत्र। तो मैं तो ये मानता हूं कि कम से कम तो निर्भर करता है कि निवेशक की समय कितना है, उम्र क्या है, जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है और कितना मुनाफा उनको कमाना है। लेकिन कम से कम 15 से 20% निवेश जो है पोर्टफोलियो का वो वित्तीय क्षेत्र, थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं आप। आपके दर्शकों की सोच और समझ को सरल करने के लिए मैं कुछ नाम भी दे देता हूं। पहले मैं NBFC से शुरुआत करता हूं तो श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस एज ए स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर सेबी का जो भी है उसको सामने और मान देते हुए बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस NBFC में से, सरकारी बैंकों में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, निजी क्षेत्र बैंक में से मुझे एक दिग्गज बैंक पसंद करनी हो तो नतीजों के आधार पर जो हमने रुझान देखा है तो ICICI बैंक
तुलना अगर हम करते हैं एचडीएफसी बैंक या एक्सिस बैंक के साथ, उन दोनों पर भी खरीदारी की राय, लेकिन आईसीआईसी बैंक और एक छोटी मझोली बैंक है दक्षिण भारत स्थापित फेडरल बैंक, तो एक मेरे ख्याल से एक अच्छा सा पोर्टफोलियो वित्त क्षेत्र का खड़ा हो सकता है। तो ये एक अच्छा सा पोर्टफोलियो यहाँ पे दिख रहा है।